चाहे आप एक व्यवसायी हैं, चाहे आप एक नौकरी पेशा हैं, अगर आप कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैश की ट्रांजैक्शन के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि कैश की ट्रांजैक्शन करते वक्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आते हैं नोटिस। इसी विषय में हमने बात की सीए जसवंत रोहिल्ला से। जसवंत जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 43 खास मुलाकात में। धन्यवाद अखिलेश जी। मैं पहले तो न्यूज़ 43 का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने समय निकाल के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को के प्रति मार्गदर्शन देने की प्रक्रिया की। जी, आजकल क्या होता है, इनकम टैक्स में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनके प्रति लेमैन या बिजनेसमैन को नहीं पता, जिनकी वजह से लेन देन की वजह से उनको भविष्य में इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाते हैं और उनको बड़ी परेशानी होती है। अपनी तरफ से वो उन ट्रांजैक्शंस को करते वक्त सावधानियाँ बरतते हैं, लेकिन प्रावधान तो है इनकम टैक्स के, उनकी नॉलेज ना होने की वजह से उनको भविष्य में परेशानियाँ होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ तो आपने अगर कोई बैंक में डिपॉजिट कराया, सेविंग बैंक में, और वो 10 लाख से ज़्यादा आपने जमा कराया है, तो हमारा एक मैकेनिज्म ऐसा बन गया है AIR का, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसके द्वारा बैंकों को या कुछ ऑर्गेनाइजर को एक इन्फॉर्मेशंस एक लेवल के बाद इनकम टैक्स को सर्कुलेट करनी पड़ती हैं रेगुलर बेस पे, जिससे इन्फॉर्मेशंस इनकम टैक्स को चली जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे SSC ने जो रिटर्न्स फाइल की है उसके कंपैरिजन करता है, क्या SSC ने उस ट्रांजैक्शन के कोरस्पॉन्डेंस प्रॉपर अपनी रिटर्न फाइल की है। अगर उनके कुछ वेरिएंस नज़र आते हैं तो वो एक लेटर इशू कर देते हैं। तो कुछ सावधानियां हमें बहुत ध्यानपूर्वक रखनी चाहिए। कई बार क्या होता है, एक सैलरी क्लास तो ये लगता है कि उसके अकाउंट्स में फ़ंड है, वो उसका अपना फ़ंड है, लेकिन उस फंड को वो निकाल के कैश में कुछ एक्सपेंस या कुछ खर्चे कर लेता है। उसके लिए तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसके लिए उसको कुछ एक्सपेंस या उसको बेनिफिट नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल, अगर मेडिकल इंश्योरेंस है, सेक्शन 80D में मेडिकल इंश्योरेंस की छूट मिलती है, लेकिन इनकम टैक्स में प्रावधान है कि वो मेडिकल इंश्योरेंस आपको चेक या ऑनलाइन पेमेंट उसकी करनी है, लेकिन हम क्या करते हैं, कैश से उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो कैश पेमेंट में वो मेडिकल क्लेम अलाउंस नहीं है। अब हम रिटर्न फाइल करते वक्त हमारी कोई डॉक्यूमेंट जाता नहीं है डिपार्टमेंट में, तो हम उसको क्लेम भी करते हैं, लेकिन फ्यूचर में हमारी वो एंट्री ट्रेस आउट हो जाती है, तो वो डिडक्शन हमारी डिस आउट हो जाती है। उसकी वजह से हमें फर्दर टैक्स पे करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर हम कोई डोनेशंस वगैरह करते हैं 80G के पर्पज से, 2000 से ज़्यादा की डोनेशंस है, तो वो भी कैश में अलाउड नहीं होती है इनकम टैक्स के प्रावधान। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि हम किसी भी तरह की पेमेंट को कोशिश करें कि चेक के थ्रू ही दें। हाँ अखिलेश जी, जैसे आजकल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं जी, लेनदार या देनदार को इनकम टैक्स के प्रावधान नहीं पता, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस में अगर हम 20,000 से ज़्यादा की कोई एडवांस बयान का दे देते हैं लिखित में जी, या प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन में कैश खरीदते वक्त 20,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर देते हैं जी, तो वो भी हमारा इशू है, उसके लिए हमारी पेनल्टी लग सकती है सेल और परचेज। तो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते वक्त हमें विशेष ध्यान रखना है कि कैश में हमें 20,000 से ज़्यादा नहीं करना है, हमें उस चेक के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांसफ़र पैसे को करना है जी। दूसरी सावधानी हमारी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के रिगार्ड में। हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड का हमारा बिल आता है, वो हम कैश में पेमेंट कर देते हैं जी, ठीक है। तो वो भी ट्रांजैक्शन हमारी कहीं ना कहीं ट्रेस आउट हो जाती है कैश वाली। हमारा इनकम का सोर्स क्या है वो हमें डिपेंड करना है, फंड्स हमारे वो कैश वाले कहाँ से आएंगे वो हमें ध्यान रखें। तो 1 लाख से ज़्यादा की हमने कैश में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी है तो वो हमारी हाईलाइट हो जाती है, इनकम टैक्स को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो विशेष ध्यान रखना है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते वक्त कि हम उसको कैश में ना करें जी। हम लोन्स लेते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, बिजनेस के लिए, तो 20,000 से ऊपर का कोई भी लोन का हम तो लेन देन करते हैं वो कैश में नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण से मेरे को पैसे की आवश्यकता है, मैंने आपसे 25,000 रुपये लिए और आपने मेरे को चेक की पेमेंट कर दी है, तो चेक की पेमेंट तो अलाउड है अगर वो ट्रांजेक्शन मैंने कैश में कर दी है, चाहे वो पूरा अमाउंट हो चाहे आधा। सपोज करो 15,000 आपने मेरे को चेक दिया और 10,000 मुझे कैश दिया, तो 25,000 अगर मैंने लोन दिया तो वो भी गलत है। उसमें लेने और देने दोनों बंदों पर ही इनकम टैक्स में पेनल्टी के प्रावधान है। तो हमें विशेष ध्यान रखना है, लोन भी हमें चेक से ही 20,000 से ज़्यादा का लेन देन करना है जी। हाँ, इसी तरह हम बिजनेस के लिए फिक्स एसेट खरीदते हैं। फिक्स एसेट कोई भी अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, AC खरीद लिया, तो ये उसका विशेष ध्यान रखना है। 10,000 से ज़्यादा के अगर हमने कोई फिक्स एसेट खरीदनी है तो बिजनेस एक्सपेंस जब भी अलाउड होंगे वो, जब हम उसमें
चेक से पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारी होगी, नहीं तो उस पर डेप्रिसिएशन मिलने भी हमारा इशू रहेगा। अच्छा जी। इसके अगला विशेष जो बात तो हमें ध्यान में रखनी है, बिजनेस के खर्चे हम जो रखते हैं वो 10,000 से ज़्यादा के बिजनेस के खर्चे जो हमारे P&L में आते हैं वो हमें कैश में नहीं करने हैं। जसवंत जी, जो 10,000 रुपये की जो आपने लिमिट बताई, इसका मापदंड क्या होता है? ये ईयरली होती है, साप्ताहिक होती है या दैनिक होती है? ये एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 रुपये की पेमेंट के रिगार्ड में, पहले ये लिमिट 20,000 रुपये की होती थी जी। हाँ, असेसमेंट ईयर 18-19 से इसको 10,000 रुपये कर दिया गया था। गवर्नमेंट का विशेष मोटिव है कि हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करें, चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करें, ताकि जिसने एक्सपेंस बुक किया है और जिसने इनकम बुक की है उनकी एंट्रियाँ हाइड ना हो, वो अपनी प्रॉपर इनकम दिखा सके। तो मतलब एक दिन में 10,000 रुपये से ज़्यादा की आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते कैश में? हाँ, अपने एक्सपेंस के रिगार्ड में, चाहे आप 5 लोगों को पेमेंट करें चाहे एक को करें, लेकिन 10,000 से ऊपर की वो पेमेंट नहीं होनी चाहिए। 10,000 पर पर्सन। अच्छा, 10,000 पर पर्सन जी, ठीक है। इसके अलावा एक और विशेष पॉइंट है, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन के कैंप पे कुछ बंदे क्या करते हैं कि उनके अकाउंट्स में कुछ पैसा आ जाता है जी, ठीक है। पैसा आने के बाद वो उस पैसे को कैश निकाल लेते हैं, फिर उसको घर में रख लेते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए, फिर उसको बैंक में फिर पैसा जमा करा देते हैं, फिर हफ्ते 10 दिन में फिर उसको निकाल लेते हैं। तो इस टाइप की हमें रिपीटेशंस को भी अवॉइड करना चाहिए कैश को। जब हमें विशेष आवश्यकता किसी कैश के तो ही बैंक से ही विड्रॉ करना चाहिए, अदरवाइज हमें अपने फंड्स को बैंक में ही सम्मिलित रखना चाहिए जी। कैश विड्रॉल अननेसेसरी नहीं करना चाहिए और मोस्टली ट्रांजेक्शन हमें चेक से ही करनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कैश रिसीव करते वक्त भी मुझे ध्यान रखनी है। अगर मैं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूं और उस इवेंट के रिगार्ड में 2 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस है तो मैं कैश में रिसीव नहीं कर सकता जी। कैश में रिसीव करने हुआ तो उस पर भी 100% पेनल्टी के प्रावधान इनकम टैक्स में। तो मुझे कैश खर्चे नहीं, कैश रिसीव करते वक्त भी विशेष ध्यान रखना है कि मुझे 2 लाख से ज़्यादा का किसी इवेंट के रिगार्ड में, किसी ओकेजन के रिगार्ड में एक दिन में कलेक्शन नहीं एक्सेप्ट करनी है जी। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इसका कैश करते वक्त हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मुख्य जो मैंने पॉइंट अभी आपके सामने डिस्कस किए हमें इन पे विशेष ध्यान रखना है ताकि हमें भविष्य में इनकम टैक्स के नोटिस या और किसी परेशानी आने से हम बचे रहें और हम हमारे बिजनेस पे हम अपना कंसंट्रेट करें, अननेसेसरी नोटिसों के चक्कर में ना पड़े जी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत जी कि आपने हमें इतनी बहुमूल्य जानकारी दी जिसकी वजह से जो है हमारे दर्शक उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच। न्यूज़ 43 को लेकर मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूँगा, महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कौन हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम आपके कितने काम के हैं। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें